जब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में वह पदार्थ या तो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। उसी के आधार पर हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करें हम लोग कि जब किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ के द्वारा क्या होता है, या उस चुंबक के द्वारा उस पदार्थ को, उस मैग्नेट के द्वारा उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट किया जाता है या रिपेल किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, प्रतिकर्षित किया जाता है। इस करेक्टर को, उस सब्सटेंस का क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक करेक्टर या चुंबकीय गुण बोलते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस में यदि मैग्नेटिक करेक्टर पाया जाता है या मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, तो किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण दो मैग्नेटिक मोमेंट या दो आघूर्णों के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो दोनों क्या क्या उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमारे पास में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, पहला जो हिंदी में कहें तो कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। किसी परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए दो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। पहला जो मैग्नेटिक मोमेंट है चुंबकीय आघूर्ण है, उसको हमने कहा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण। अब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या कक्षक चुंबकीय आघूर्ण किसे कहेंगे, तो किसे कह सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक, उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यू घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जैसे हम बात करें हमारे अर्थ की, तो हमारे अर्थ में दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे हमारे सन है, तो सन के चारों तरफ घूमती रहेगी, ठीक, और दूसरे अपने एक्सिस पे भी घूमेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी, हमारा अर्थ है, किसके चारों तरफ घूम रही है, सन के चारों। तो जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, तो इस प्रकार के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कक्षक चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे म्यू एल से, और इसको एक फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू एल इक्वल टू एल एल प्लस 1। इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां पर एल क्या है, तो हम लोग जानते हैं द्विगशीय क्वांटम संख्या, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। दूसरा जो मोमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी उसको कहा जाएगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होगा, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेल्फ एक्सिस, खुद की एक्सिस के चारों तरफ क्या होता रहता है, लगातार घूमता है। तो इसको क्या कहें हम लोग, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इसका भी एक फार्मूला है इसको मेजरमेंट करने, म्यू इक्वल टू जी एस एस प्लस 1
अब यहाँ कौन से टर्म क्या है, तो एस तो क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, चक्रण क्वांटम संख्या। एक और टर्म दिखा दे रही नहीं आएगी जी, इसको कहते हैं गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट या स्थिरांक, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.003 होती है। गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.0023। तो ये तो हमारे क्या हो गए, दो प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। एक में किसकी वैल्यू की बात हुई, एल की, दूसरे में किसकी बात हुई, एस की। अब इन दोनों को हम लेते हैं और आगे चलते हैं। चलो, हमारे पास में दो मैग्नेटिक मोमेंट आ गए। आगे बात करें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में दो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण, कौन कौन से, एक तो हमने कहा एस है और दूसरा एल है। स्पिन क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगशीय क्वांटम संख्या। यदि इनकी टर्म यानी इनके पदों का वेक्टोरियल एडिशन किया जाए और उस वेक्टोरियल एडिशन को, वेक्टोरियल योगात्मक को हम कैपिटल एस और कैपिटल एल मान लें, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको एस प्लस एल या एल प्लस एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एस या एस प्लस एल लिखा जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो जब बात होगी तो म्यू इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगी, जब दोनों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इन दोनों को कंबाइन करने पर क्या बनेगा, उसकी तरफ चल रहा हूं मैं, लिख रहा हूं 4s प्लस 1 l प्लस 1। इस तरीके से फार्मूला बनता है। 4 कहां से आया, 4 इसलिए आया क्योंकि यहां पर गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, वहां से निकल कर आ गया। इसको सिंप्लीफाई लिखें तो म्यू इफेक्टिव, l प्लस एस को बोलते हैं म्यू इफेक्टिव। म्यू मतलब बोर मैग्नेट्रॉन के लिए बात होती है, क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 l प्लस 1। इस और यहाँ पे आता है Bm यानी बोर मैग्नेट्रॉन, बोर साइंटिस्ट ने इसको दिया था इसलिए लिखा जाता है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। किस फार्मूले के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा, v इक्वल टू n प्लस 2 l प्लस 1 के द्वारा निकाल सकते हैं। अब यहाँ कौन सी टर्म क्या है उसकी तरफ चलते हैं। स्मॉल m क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिखो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एल और एस, कैपिटल लिख रहा हूं मैं, कैपिटल एल और कैपिटल एस। कैपिटल एल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऐसा लिखो। तो रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, हिंदी में लिखो तो इसको लिख सकते हो परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। अब हम लोग बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि यदि किसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन क्या हो जाएगी, ओनली 1/2 या प्लस 1/2। यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन तो प्लस 1/2 है, दूसरे की माइनस 1/2, तो टोटल नेट स्पिन क्या हो गई, 0। तो किसी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन निकालने का फार्मूला s इक्वल टू n/2। इस फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण पता कर सकते हैं, स्पिन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो भी फार्मूला आया था म्यू इफेक्टिव n प्लस
2 + L, L + 1, इसके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अब आगे बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट से पहले कुछ और सब्सटेंस की बात करते हैं। हम जानते हैं कि चुंबकीय जो गुण होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो कितनी तरीके की होती है? किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी तरीके की हो सकती है? 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 5 प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 5 तरीके के चुंबकीय गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी तरफ चलते हैं। पहला होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुचुंबकीय, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिचुंबकीय। एक और कैरेक्टर होता है जिसको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हिंदी में कहें तो लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। लास्ट होता है फेरी मैग्नेटिक, इसको हिंदी में भी फेरी बोलते हैं, फेरी चुंबक। तो किसी भी सब्सटेंस में 5 तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती है यदि कोई मेटालिक नेचर है। अब पैरामैग्नेटिक किसे कहेंगे? जिसके अंदर क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखने का तरीका, अनुचुंबकीय से अयुग्मित, अ से अनुचुंबकीय, अ से अयुग्मित, याद रखने का तरीका। हिंदी में भी याद रखो। इंग्लिश में याद रखने का तरीका, डाई का मतलब 2 होता है, ठीक है? मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो क्या बनाएंगे? पेयर्ड बनाएंगे। पेयर्ड को हिंदी में कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब पैरामैग्नेटिक होगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डायमैग्नेटिक होगा तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? आगे बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो नेचर होता है फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकत्व में, हल्का सा नेचर किसका होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ। एंटी फेरोमैग्नेटिक में हल्का सा नेचर किसका होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। फेरी मैग्नेटिक में नेचर क्या होगा? इन दोनों को मिलाकर यह बन जाता है, ठीक है? कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अनुचुंबकीय के कितने एग्जांपल है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में क्या पाए जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा नेचर कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना? जैसे हम क्या बोलते हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 2 है, डी में 3 है, डी में 4 है, डी में 5 है, ऐसी कंडीशन। जब डी में 10 होगा तभी वो डायमैग्नेटिक होगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है Zn2+, जिंक के अंदर D10। तो सबसे ज्यादा नेचर कौन सा पाया जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में? अनुचुंबकत्व का नेचर पाया जाता है। मैं डी की बात कर रहा हूं, एफ की नहीं कर रहा। एफ के अंदर भी होता है। सबसे ज्यादा यदि पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो नेचर पाया जाएगा एलिमेंट्स का वो ये होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि सभी एलिमेंट में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, अधिकतर एलिमेंट में। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने जिंक की बात कर ली, Zn को हम लिखें तो क्या लिखते हैं 4s2 3d10। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में भी 10 है, पूरे हो गए। फुल फिल होने के कारण ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बाकी सब क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक नेचर किसके अंदर पाया जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। क्लियर? ये तो बात हमारी क्या हुई मैग्नेटिक नेचर की। अब इस मैग्नेटिक नेचर में और अभी हमने पढ़ा यहाँ पर एल जब होता है, एल मतलब अभी हमने कहा रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या, और एस मतलब रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के योग से एक इंटरेक्शन होता है, अन्योन क्रिया होती है, और अन्योन क्रिया से एक नया इफेक्ट डेवलप होता है, उसको बोलते हैं अपन थर्मल एनर्जी एंड मैग्नेटिक मोमेंट। उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
और उसमें अगली क्लास में क्यूरी टेम्परेचर, गाई की मेथड, ये भी देखते हैं।